Once again, I welcome you children in our chapter 2 land resources. In this part, we are going to see about the land acquisitions by the government. सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बारे में हम इस पाठ से सीखेंगे. The government has the right to acquire private land or village land for public use after paying adequate compensation. सरकार का यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की ज़मीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकती है. The government can legally obtain land for building roads, railways, airports, mines, industrial area, hospitals, office, डैम एक्सेट्रा. और इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोगों जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बांध आदि के लिए जमीन की व्यवस्था करती है. These projects often require very large tracts of land. At time, people living in a large numbers of villages get displaced. अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत होती है. यहाँ तक कि कई गांव के लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं. As we have read before, fixing the compensations for the people affected by a project is still a matter of national debate. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवजा कैसे तय किया जाए और इसको लेकर अभी तक विवाद चल रहा है और ये बहुत ही विवादित बात रही है. In 2013, the Indian Parliament passed a legislation called the Land Acquisitions Act 2013. The main point of this acts are given below, and we are going to learn about that main points. 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. So here we can see some important points of Land Acquisitions Act 2013. So यहाँ पर हम देखेंगे कुछ भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में. पहला नियम कहता है, along with land acquisitions, the act provides for rehabilitations and resettlement of the displaced people. पहला पॉइंट कहता है कि इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का प्रावधान है कि अगर किसी का ज़मीन लिया जाता है तो उन्हें दूसरी जगह कहीं उन्हें पुनर्वास के लिए या फिर से वहाँ पर उन्हें घर बनाकर रहने के लिए उन्हें जगह दिया जाना चाहिए. और द सेकंड पॉइंट सेज दैट द कंसेंट ऑफ at least 80% of the displaced people is necessary in case where the land is meant for use by private companies or private public partnership companies. और सेकंड बिंदु दूसरी बिंदु यहाँ पर कहती है कि निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति जो है वो अपेक्षित है. अगर ये ज़मीन किसी गांव की ज़मीन या फिर किसी की खेत अगर कोई निजी कंपनी या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी के इस्तेमाल में अगर जा रही है या खरीदना चाहती है तो उसमें कम से कम 80% जो लोग हैं, जो विस्थापित जो लोग हैं, उनकी सहमति इसमें बहुत ज़रूरी है. और इसी तरह से हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, द एक्ट कवर्स द लैंड ओनर्स अमंग द फैमिलीज अफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट and land acquisitions as well as all those who depend on the acquired land for their livelihood, such as laborers, sharecroppers, cattle grazers,
आदिवासी एक्सेट्रा। और तीसरा बिंदु हमसे कहती है कि व्यवस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामी के साथ साथ वे सभी लोग भी इस सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी जीविका पाते हैं, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। और यहाँ हम तीसरे बिंदु में देखते हैं कि जिनकी ज़मीन है, जो उस ज़मीन का मालिक है, उसे तो उस अधिग्रहण में शामिल वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो उस ज़मीन में या फिर उस खेत में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे मजदूर है या फिर जो चरवाहे है या फिर जो बाकी के जो लोग हैं, अगर उस ज़मीन से उनको भी जीविका मिल रही है तो वो लोग भी इस कंपेंसेशन में, हम कहेंगे कि इस अधिग्रहण के नियम में वो लोग भी आते हैं। उन्हें मालिक के साथ साथ उन्हें भी वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। The next is irrigated and multi-crop land can be acquired for non-agricultural use only under very special circumstances। तो चौथा है, हमसे कहता है कि केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसलीय व संचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। यहाँ कहा जाए कि अगर कोई बहुत ही अगर ज़रूरी है या फिर बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही जो फसल देने वाली जो भूमि है, जो जिसमें हम फसल इत्यादि कर सकते हैं, जो कृषि भूमि है, उसे ही अन्य कामों के लिए सरकार अधिग्रहण कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। क्योंकि फसल लाने वाली ज़मीन जो है वो सुपीक ज़मीन होती है। तो सुपीक ज़मीन को अगर हम अन्य कामों में उसका अगर उपयोग किया जाएगा तो जो हम ऊपर जो देखे थे लैंड, जिसके बारे में हमने लैंड डिटेल्स के बारे में जो पढ़ा था, उसमें क्या होगा, जो फार्म लैंड जो है वो उसमें कमी आ जाएगी और इससे फसल कम होंगे। सो नेक्स्ट में यहाँ पॉइंट समझे कहता है कि ए सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी ऑफ द चेंज लैंड यूज हैज़ टू बी कंडक्टेड बिफोर द लैंड इज एक्वायर्ड। और दूसरा नेक्स्ट बिंदु हमसे कहते हैं कि अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। और कहा जाता है कि जैसे ही सरकार अगर उससे अधिग्रहण करना चाहती है, लेना चाहती है, तो उससे पहले उस ज़मीन का जो उपयोग होने जा रहा है उसमें सामाजिक व पर्यावरण से विशेष है ना, पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रभाव का अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लैंड ओनर्स एंड अदर्स विल बी गिवन फेयर एंड एडवोकेट कंपनसेशन। नेक्स्ट पॉइंट भी वही कहता है कि भूस्वामी व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाए। जैसा कि हमने ऊपर के पॉइंट में देखे कि भूस्वामी के साथ साथ उस भूमि से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उससे अपना जीविका पाते हैं या फिर जिनसे उनका घर परिवार चलता है, उन्हें भी मुआवजा मिलना यहाँ पर उचित है। नेक्स्ट पॉइंट, सो वी सी हियर द नेक्स्ट पॉइंट, द लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इट इज एक्वायर्ड। If the land is not utilized within 5 years of acquisitions, it will be returned to the original owners। और दूसरा बिंदु हमसे यह कहते हैं कि जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता है और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता तो उसे पुराने भूस्वामी को लौटा दिया जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर किसी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे उचित मुआवजा भी दे दिया गया है, लेकिन अगर 5 साल तक उस भूमि का उपयोग नहीं होता जिस कारण से उसे खरीदा गया, चाहे कारखाना बनाने के लिए हो या फिर रेलवे स्टेशन बनाने के लिए हो या एयरपोर्ट्स बनाने के लिए हो, जिस किसी भी कार्य के लिए अगर उस भूमि को खरीदा गया है लेकिन 5 साल तक उस पर काम शुरू नहीं होता है या फिर कोई भी कार्रवाई या फिर कोई भी कार्य नहीं होता है, तो उस भूमि को फिर से उस पुराने भूस्वामी से जिससे खरीदा गया है उसे लौटा दिया जाएगा, ऐसा नियम कहता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज द ओनरशिप ऑफ द लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर उस भूमि को जिसने खरीदा है, जैसे कि नेक्स्ट बिंदु कहता है कि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर किसी निजी कंपनी ने उस भूमि को खरीदा है तो उस जिसके नाम से खरीदा गया है उसी का नाम उस अधिग्रहित भूमि पर
होना चाहिए और बिना सरकार की अनुमति के वो उसका मालिकाना हक किसी और दूसरे को नहीं दे सकता। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल में कहे तो अगर इस भूमि को अगर मिस्टर शर्मा ने अगर इसे खरीदा है तो इस भूमि को वो बिना सरकार की अनुमति या फिर परमिशन के वो इसे मिस्टर वर्मा को नहीं दे सकता। अगर उसे मिस्टर वर्मा को देना है तो मिस्टर शर्मा को पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह से हम इस भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 की कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने देखा है, सीखा है। We will meet again in our next part of land resources. So till then, goodbye.